हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, सभी लोग मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ताप और उष्मा के बारे में। तो उसके पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे एनएमएमएस यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से हर साल एक ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जो बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये चैप्टर एकदम मन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तय फिक्स है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। और हाँ, एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि आप बहुत स्पीड, बहुत धीरे पढ़ाते हो। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अगर मैं स्पीड में पढ़ा दूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप हैं, आपको अगर स्पीड में देखना है तो आप सेटिंग से उसकी स्पीड बढ़ा के आप स्पीड में देख सकते हैं। ठीक। लेकिन जो बच्चों को स्पीड में समझ में नहीं आता, स्लो समझ में आता है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ कि जिनको स्पीड में देखना है वो स्पीड बढ़ा के स्पीड में देखें, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता वो स्लो में देख सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे फिर। तो देखो, गर्मियों में और सर्दियों मौसम परिवर्तित होता रहता है ना। तो सर्दियों में देखा होगा कि लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, धूप में बैठते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो धूप में जब बैठते हैं तो उनको क्या मिलता है? गर्मी मिलती है, सूरज के प्रकाश से लाइट मिलती है, तो लाइट से हमें ऊष्मा मिलती है। तो और जब खाना पकता है, मान लो खाना पक रहा है, तो खाना क्यों पकता है? क्योंकि उसको गर्मी दी जाती है ना। तो जो हम गर्मी उसको दे रहे हैं, जो उसको हीट दे रहे हैं, वही हमारी ऊष्मा है। ऊष्मा, जैसे कोई चीज गर्म होती है तो वो ऊष्मा की वजह से ही होती है। बिना ऊष्मा के कोई चीज गर्म हो ही नहीं सकती। ठीक। अगर वो चीज गर्म है उसमें ऊष्मा है, अगर वो गर्म नहीं है उसमें ऊष्मा नहीं है, सीधी बात। ठीक। अब देखो, आते हैं हम ताप के बारे में। ताप के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अगर कोई चीज होती है तो उसको मापने वाला भी होता है। एक चीज समझना कि जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इसकी लंबाई मुझे नापना है। तो अगर ये मार्कर है तो इसकी लंबाई, मतलब इसको नापने वाला भी है ना, इसकी लंबाई नापा जा सकता है ना। तो नापना, इसका लंबाई क्या नापते हैं? मीटर में। तो इसका मात्रक मीटर। ठीक उसी तरह एक तरह से ऊष्मा, जो हमारी ऊष्मा है, तो ऊष्मा को नापने वाला होना चाहिए ना। तो ऊष्मा, जो हमें गर्मी मिलती है वो ऊष्मा है, लेकिन जिससे हम उसको नापते हैं वो ताप है। ताप से हम उसको किन किन तरीकों से नाप सकते हैं, वो हम ताप के माध्यम से देखते हैं। अब ताप के बारे में समझते हैं। तो अक्सर डॉक्टर के पास सभी लोग गए होंगे, तो उसके पास एक, डॉक्टर के पास एक यंत्र होता है, थर्मामीटर, जानते होंगे। अगर हमें बुखार हो जाता है तो थर्मामीटर से डॉक्टर देख के बता देता है कि हाँ, आपको इतना बुखार है कि नहीं है, नॉर्मल है, बता देता है ना। तो थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर एक पारा होता है। पारा, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ऊपर चला जाता है और कम होता है तो नीचे। जब हमें फीवर होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, नॉर्मल मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक मजे की बात बताऊं, जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, हमारे हमेशा 35 से लेके और 42 यानी 42 डिग्री सेल्सियस तक ही हमें रीडिंग देता है। अगर 35 के नीचे किसी का बुखार आ गया, मान लो कि किसी का बुखार अगर 30 डिग्री आ गया, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब मान लो कि अगर आ गया, तो थर्मामीटर में ये बता ही नहीं पाएगा कि हाँ उसको बुखार मतलब 34 है कि 31 है कि 32 है। मान लो इसको 32 है तो वो इतना तो बता देगा, 35 तक बता सकता है। लेकिन यहाँ पे 30, 34, 33, 32, इनमें से अगर कोई भी आ गया तो वो फिक्स बता ही नहीं पाएगा कि हाँ उसको बुखार है कितना। यहाँ से हम सीधे समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है वो सिर्फ 35 डिग्री से 42 के बीच में ही बता सकता है। और नॉर्मली इंसान अगर बीमार होता है, उसको बुखार होता भी है, तो इन्हीं तो कंडीशनों के बीच में ही बुखार रहता है, ना इससे ज्यादा होता है ना इससे कम होता है। क्योंकि दोनों स्थिति में फिर मनुष्य या फिर कोई भी इंसान होगा तो उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी डॉक्टर थर्मामीटर, ये डॉक्टर के पास होता है जो, ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। अब लैब वाले देखते हैं।
तो जो हमारा लैब में थर्मामीटर होता है, अब लैब में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें 0 डिग्री सेल्सियस भी चाहिए था, और अधिकतम ताप जिस पे पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस वो भी चाहिए था। तो जो हमारा लैब वाला होता है वो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये हमारा लैब का होता है। ठीक है, ये हमारा 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये जो डॉक्टर के पास होता है वो 35 से 42, लाइव वाला 0 से 100। ठीक है, ये हम टेम्परेचर को नापने के तरीके हैं। अब टेम्परेचर को 3 तरीकों से नापा जाता है। पहला, इसको मैं मिटा देता हूं, इतना समझ लिखना है तो लिख लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं, एमएमएस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। देखो, हमेशा ताप वो नापा जाता है। पहला सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, दूसरा फॉरेनहाइट, और तीसरा केल्विन। इन 3 पैमानों में हमें टेम्परेचर नापा जाता है। जैसे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, जो थर्मामीटर होता है डिग्री सेल्सियस पे चलता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आ रहे थे समय, जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं तो वो थोड़ी देर बाद आवाज करते लगती, टीटी की आवाज करते हैं, तो बताते हैं कि हाँ पता चल गया, वो फॉरेनहाइट वर्क पे कार्य करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सेल्सियस के बारे में तो बताया कि हाँ ये 0 से 100 होता है, 0 से 100 होता है, लेकिन फॉरेनहाइट, अच्छा ये बताओ कि अगर इसके बराबर ये हुआ तो फिर दोनों अलग क्यों हुए? इसके बराबर ये नहीं होता, इससे ज्यादा होता है। ये हमारा 32 से लेके 212 तक होता है, 212 फॉरेनहाइट तक होता है ये डिग्री सेल्सियस। ये हमारा 32 से स्टार्ट होता है और 212 फॉरेनहाइट तक होता है। मतलब जब हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 डिग्री पे बस। ठीक है, अब केल्विन, यहाँ पे केल्विन देखो, केल्विन हमारा ताप नापने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे ये हमारा 273 से लेके 373 तक होता है। ठीक, जब 273 से शुरू होता है और 373 तक होता है। ये हमारे 3 पैमाने हैं जिससे हम की ताप को नापते हैं। तो इतना समझ में आ गया। बढ़े आगे, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया कि फॉरेनहाइट पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है, 32 से 212। ये हमारा यहाँ पे 0 होता है और ये हमारे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 और 0 पे 32। ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला अगर लिखना है तो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। देखो, C/5 बराबर होगा 32 - F/9। ये हमारा फॉर्मूला है। इससे हम सेल्सियस को फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके पहले मैं एक बात और बता दूं कि जो नॉर्मली इंसान को मैंने बताया कि ये मनुष्य का इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो फॉरेनहाइट में कितना होता होगा? तो फॉरेनहाइट में हमारा होता है, इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ 98.6। इसमें हम इसको इसमें लगा सकते, सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक, यहाँ पे सेल्सियस। बढ़े आगे, इतना नोट करना है, नोट कर लीजिए। आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो थर्मोमीटर के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब हम बढ़ते हैं ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मा जो हमें गर्मी मिलती है, ऊष्मा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ऊष्मा जैसे है, तो मान लो ऊष्मा चलती कैसे। अक्सर देखा होगा कि किसी रॉड को, किसी लोहे की रॉड को गर्म करते हैं तो पहले वो एक सिरे से दूसरी सिरे की तरफ गर्म होता है, उसमें भी ऊष्मा चल रही है। पानी गर्म करते हैं, पानी उबलने लगता है, उसमें भी ऊष्मा चलती है। ठीक है, हमें बैठे हैं, हमको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, उसमें भी हमें ऊष्मा मिल रही है। तो ऊष्मा का 3 तरह से होता है चालन। देखो, पहला ऊष्मा हमें
चालन से मिलती है, चालन विधि द्वारा। चालन विधि। दूसरा संवाहन विधि। और तीसरा विकिरण। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब समझना इस बात को, जो हमारी ऊष्मा है वो तीन तरह से चलती है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं एक तरह से कि ऊष्मा किन किन स्थितियों से, मतलब उसके रास्ते क्या क्या हैं, या फिर हम उसका कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, नहीं, उसको हम कह सकते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण। तो जानते हैं भैया कि चालन, संवाहन और विकिरण ये होते क्या है। देखो, लोहा है, लोहा की रॉड हमने देखी होगी। लोहा जब हम गर्म करते हैं तो एक तरह से दूसरी तरफ की ओर, जैसे मान लो कि आग जल रही है, इस पर मैंने लोहा ले गया मैं, तो पहले यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा यहाँ, फिर इधर से इधर की ओर गर्मी बढ़ेगी ना, एक रास्ते से चल रही है ना सीधा, तो ये हमारा चालन में आता है। जैसे कोई लोहे की कोई भी धातु एक तरफ से गर्म की जाती है तो हमारी चालन में आती है, ठीक। चालन विधि वो विधि होती है जिसमें एक तरफ से ऊष्मा दूसरी तरफ चलती है, एक तरफ से चलती जाती है दूसरी तरफ, वो हमारी चालन विधि होती है। लोहे की रॉड को हम गर्म करेंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा हीट, तो वो चालन विधि, ठीक। अब दूसरा आता है संवाहन विधि। देखो, पानी गर्म होते हुए किसने देखा है? सबने देखा होगा। तो देखो, पानी जब गर्म किया जाता है तो उबलता भी है, अब पानी है तो उबलेगा ही। तो पानी जब उबलता है तो उसमें बबल्स उठते हैं, सबने नोटिस किया होगा, उसमें बबल्स उठते हैं छोटे छोटे। तो मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, कि जब पानी गर्म किया जाता है तो नीचे का पानी सबसे पहले गर्म होता है कि ऊपर का? कुछ लोग बोलेंगे नीचे का, पर मैं बोलूंगा ऊपर का होता है। जो बबल्स होते हैं, अब पूछेंगे क्यों ऊपर का पहले गर्म होता है नीचे का क्यों नहीं, क्योंकि नीचे हीट होती है। तो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ कि जो हमारे बबल्स होते हैं वो नीचे जब हीट मिलती है उनको, वो गर्म हो जाते हैं, और जब गर्म होते हैं तो बबल्स उठ के ऊपर आ जाते हैं। एक तरह से मैं चित्र में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका मैं बंद ही कर दिया ढक्कन। देखो, ये हमारा मान लो लैंप है, ठीक है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अब हम यहाँ से मान लो पानी गर्म हो रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ पे पानी अणु से मिलकर बना होता है, तो यहाँ के अणु गर्म हो गए ना, अब ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और यहाँ से जो ऊपर ठंडा अणु होगा उसको दबा देंगे और ये नीचे आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो गर्म हो जाएगा, मतलब इन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की होती है। ये भूखा है, ये भूखा है, इसने हीट लिया, इसका पेट भर गया, मतलब इसने खाना खा लिया, इसको ऊर्जा मिल गई। अणुओं की जो मेन अणुओं का भोजन होता है वो ऊर्जा होती है, तो इसको ऊर्जा मिल गई, इसका पेट भर गया। तो अब ये कह रहा है कि नहीं, बस मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, आप अपने दोस्त को भेजूंगा। तो ये ऊपर चला गया और इसने अपने दोस्त को भेज दिया कि भाई वहां पे अच्छा खाता खाना है, जाओ तुम खा के हो, मैं तो खाया हूँ, अब तुम भी जाओ खा के हो। तो ये ऊपर जाएगा और उसको नीचे भेज देगा। इन दोनों की दोस्ती समझिए, ये जो अणु गर्म हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर ठंडा अणु होगा उसको नीचे भेज देगा, उसको दबा देगा कि भाई मेरा पेट भर गया है, अब तू भी अपना पेट भर ले। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। तो वैसे दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि हाँ दोनों साथ में खाएं, लेकिन इनके हिसाब से इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले जो चार्ज हो गया, जिसको ऊर्जा मिल गई, जिसका पेट भर गया वो ऊपर चला गया, और जो भूखा है उसको नीचे भेज दिया। और यही होता है कि जिसके पास पैसा होता है, समाज में होता है, जिसके पास पैसा होता है वो छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, कॉमन है ना। तो इनके पास पैसा है क्योंकि इनको ऊर्जा मिल गई, तो ये ऊपर चला गया, और ये जिसके पास पैसा नहीं है उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो ये जिसके पास ठंडे अणु है, उनको, जिनके पास ऊर्जा नहीं है उनको दबाने की कोशिश करेगा, तो नीचे दब जाएंगे। अब इसको मान लो दबाया,
अब ये फिर इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी संघर्ष करेगा, तो अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर यहाँ से इसको भी हीट मिलेगी, तो ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से दूसरे और को नीचे भेजेगा। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, और धीरे धीरे, बस यही कारण है कि पानी सबसे पहले ऊपर का गर्म होता है, उसके बाद नीचे का गर्म होता है, क्योंकि जो अणु गर्म हो चुके होते हैं वो सबसे पहले ऊपर आते हैं, और इसीलिए भाप ऊपर से हमेशा बनती है, नीचे से नहीं बनती, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी गर्म ऊपर का होता है, और सबसे पहले ऊपर का पानी गर्म होता है। ठीक, तो ये चीज याद रखना कि पानी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि संवाहन विधि से पानी गर्म करने पर, या फिर पानी को गर्म करने पर, उसमें ऊपरी सतह का पानी पहले गर्म होता है कि नीचे, तो कौन सी सतह का, ऊपरी। ठीक, अब बढ़े आगे। अब आता है विकिरण। तो चालन वो होता है जो एक सीधी लाइन में चलता है, विकिरण वो होता है जो एक अपनी भूख मिटा के फिर दूसरे को भेजे। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका अणुओं में आदान प्रदान होता रहता है, मतलब ये अपने पेट भर के फिर अपने दोस्त को भेजते हैं कि भाई तू भी जा, या फिर जिसके पास, मान लो दूसरे भाषा में समझना चाहे, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो दूसरे को, छोटे को दबाना चाहता है, तो दबा, ये देखो यहाँ दबा दे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे विकिरण की। तो विकिरण वो होता है जो एक साथ में एक इकट्ठे मिलता है। देखो समझना इस बात को, तो ये एकदम नॉर्मल नहीं है टॉपिक, बस समझने की कोशिश करना, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा सूरज होता है, सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स है ना सूर्य, तो सूरज जब हमें रोशनी देता है, तो मान लो कि ये भाई साहब है यहाँ पे, तो ये भाई साहब है, यहाँ पे सूरज है, तो क्या सूरज भैया इनको रोशनी देंगे कि हाँ तुम इन रोशनी इनके पास जाओ, और उसके बाद फिर पूरे बॉडी में इनके हो जाना, ऐसे देंगे? नहीं, ये इधर से भी इनको देंगे, इधर से भी इनको भी, मतलब इनकी पूरी बॉडी को एक साथ ऊर्जा देंगे, एक एक जगह से नहीं देंगे। फिर से एक बार दूसरा टॉपिक, दूसरा समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पानी रखा हुआ है, ठीक, अब यहाँ पे सूरज है, ठीक, तो क्या सूरज एक लाइट यहाँ पे भेजेगा कि हाँ इस जगह पानी गर्म हो जाए, उसके बाद फिर ये वाले धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे? नहीं, यहाँ से ये इसको भी लाइट बराबर देगा, इसको भी, हर जगह पूरे स्थान पे एक समान लाइट आएगी, एक समान ऊर्जा मिलेगी। तो जब बहुत बड़े एरिया में, मतलब उसके प्रत्येक भाग को एक साथ ऊर्जा मिलती है, तो वो हमारी संवहन विधि होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पानी जब उबलने के लिए रखा जाता है, तो उसके प्रत्येक भाग को एक साथ ऊर्जा दी जाती है। नहीं, उसमें जो ऊपर का पानी होता है उसको ऊर्जा बाद में मिलती है, नीचे वाले को पहले मिलती है। लेकिन जब हमारा रखा होता है, थाली में पानी रखा होता है, तो उसमें सूरज का प्रकाश एक साथ आता है और एक ही बराबर में उसको मिलता है। तो समझ, चालन विधि जो सीधी रेखा में एक लाइन से धीरे धीरे गर्म होता हुआ बढ़ता चला जाता है। संवहन विधि जो पानी का उबलना, जैसे एक अपनी भूख मिटा के फिर दूसरे को भेजते हैं, ऐसे करके। और जो विकिरण है जो एक साथ ऊर्जा सबको बराबर समान ऊर्जा। घर में देखा होगा, घर में तो ऐसा होता ही नहीं, सब घर में छोटे बच्चों को ज्यादा मिलता है, बड़े बच्चों को थोड़ा कम दिया जाता है। तो ये तो मैंने उदाहरण नहीं लूंगा, जैसे मान लो कि कोई, हाँ एक शिक्षक का उदाहरण लो, तो कोई टीचर है, तो क्लास में चार बच्चे हैं, उसके पास 10 रुपए हैं, 10 नहीं 20 मान लो, तो उसके पास 20 रुपए है, तो 4 बच्चों में बांटना है, तो वो 4 बच्चों में 20 रुपए उसको बांटना है, तो 5 रुपए एक बच्चे को देगा, तब 4 बच्चों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, तो वो 5 रुपए चारों बच्चों को एक साथ देगा, एक साथ बांट सकता है। यही है संवहन। ठीक, ये विधिया समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आता है, बनता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ, अब आता है अवस्था परिवर्तन। तो देखो अवस्था परिवर्तन क्या होता है। अवस्था परिवर्तन होता है जैसे कोई चीज है, ठोस है, तो वो पिघल कर या फिर उसको भाप बनाकर उड़ा दिया जाए। बर्फ देखा है सबने? बर्फ देखा है? क्या होता है भाई, इसको मतलब गर्म ना किया जाए, तो थोड़ी देर हाथ में लिया जाए तो क्या होगा, पिघल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
पानी। अब मान लो पानी है, इसको अगर फिर से गर्म कर दिया जाए, भाप बनेगी? बनेगी ना भाप। बर्फ है, पानी भी नहीं, पानी से भाप बन गई। तो यही इसकी अवस्था परिवर्तन हो गए, पहले ठोस थी, अब द्रव हो गई, और फिर गैस हो गई। ठीक, तो अवस्था परिवर्तन यही होता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देता है। अब ये भाप है, तो मान लो भाप को अगर हम फिर से ठंडा कर दें, तो फिर से क्या बनेगा? पानी। और फिर पानी को फिर से हम फ्रिज में रख दें, तो फिर से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा ना। पानी को हम फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो इसमें अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है कि लिक्विड को, द्रव को ठोस सॉलिड, और सॉलिड को लिक्विड यानी ठोस को द्रव, और लिक्विड को गैस यानी द्रव को भाप, और गैस गैस को लिक्विड में, मतलब भाप को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा, क्या सिर्फ ताप से इनको टेम्परेचर, जो इनका ताप अलग अलग होगा तो ये परिवर्तित होंगे? अच्छा, क्या आपने सोचा कि अगर ताप ना बदला जाए तो इनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? जैसे मान लो कि बर्फ है, उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, फिक्स रहता नहीं है, तो कर दिया जाए तो क्या बात पिघलेगी? नहीं पिघलेगी। अगर मान लो पानी है, तो उसमें परिवर्तन न किया जाए ताप में, तो क्या वो उसमें कोई परिवर्तन होगा? उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर ऐसा होता ना, तो जो हमारा पानी है, पानी कभी भी मतलब भाप बन के उड़ जाता। कुछ लोग बोलेंगे कि भाप बन के उड़ता है जब गर्मियों में, तो गर्मियों में हमें उसको उष्मा मिलती है ना, सूरज के लाइट से उष्मा मिलती है, तो भाप बन के उड़ता है। ऐसे नहीं होता, उसके उष्मा में परिवर्तन होता है। ठीक, आम ये हो गया। अब देखो यहाँ पे टॉपिक आते हैं, इसमें औसम परिवर्तन में दो टॉपिक हैं, एक क्वथनांक, एक गलनांक। मैं शुरू से ऊपर से लिखता हूँ। गलनांक, क्वथनांक, गलनांक। क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है? तो क्वथनांक, सबसे ऊपर क्वथनांक, जब किसी वस्तु को या फिर किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है और वो भाप बन जाता है, वो भाप बने, जैसे लिक्विड है, उसको हम भाप बना दें। जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, ठोस भी हो सकता है। कोई भी चीज अगर जिस ताप पे वो भाप में परिवर्तित हो जाती है, परिभाषा अगर लिखना चाहें आपको समझने के लिए, एकदम आसान की परिभाषा है, ये बुक की नहीं मेरी पर्सनल है, कि जिस ताप पर वो चीज भाप गैस में परिवर्तित हो जाए। जिस ताप पर गैस में परिवर्तन हो जाए, मतलब पदार्थ गैस में परिवर्तन हो जाए। यहाँ पे लिखते हैं जिस ताप पर पदार्थ, यहाँ पे लिख लेना पदार्थ, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अगर बर्फ को गर्म करेंगे, अब कुछ लोग बोलेंगे बर्फ के उदाहरण क्यों ले रहे हो बार बार? चीनी देखा है? चीनी घरों में जब उसको किसी भी त्योहार में गर्म किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आती है ना। तो यहां से क्वथनांक चेंज होगा, वो इसमें आएगा। क्वथनांक जैसे कपूर होगा, कपूर देखा है? उसको गर्म करते हैं, उसका लिक्विड फॉर्म कभी देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कपूर होता है वो कभी लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है, वो सीधा ठोस से गैस उड़ जाएगा, तुरंत ही उड़ जाएगा। तो पेट्रोल डीजल देखा है? वो हमारा भाप में बदल जाता है ना। तो जिस ताप पर पदार्थ भाप में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, गैस बन जाए, वो हमारा क्वथनांक होता है। इसी तरह गलनांक, जिस ताप पर कोई वस्तु पिघल जाए, गल जाए, वो हमारा गलनांक होता है। जैसे पानी का मान लो, इसका पानी का
100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा क्वथनांक यानी उबल के गैस में परिवर्तित हो जाता है, भाप बन जाता है। और गलनांक, गलनांक वही ताप है जिसपे कोई वस्तु पिघल जाए या फिर गल जाए। तो इस पे लिख लेना, जिस ताप पर कोई वस्तु पिघल जाए या द्रव हो जाए, द्रव या जिस ताप पर कोई वस्तु पिघल जाए या फिर द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसको हम उसका गलनांक कहते हैं। तो क्वथनांक जिसपे कोई वस्तु भाप में परिवर्तित हो जाती है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। गलनांक जिसमें कोई वस्तु द्रव में फिर ठोस से सॉलिड, इसमें हमेशा सॉलिड होंगे, सॉलिड हमेशा गलनांक में आएंगे और इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें कोई वस्तु गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है उसको हम गलनांक बोलते हैं, लिक्विड मतलब द्रव फॉर्म में। और क्वथनांक जिसमें कोई वस्तु भाप बन के गायब, धुआं धुआं उड़ जाती है, उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन हमारा टॉपिक था फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, उसमें से हमारे क्वेश्चन फंसते हैं, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। और एक इसमें मैंने चालन, संवहन और विकिरण 3 विधियां बताई थी ना इसके पहले, तो उसमें से हमारे आने के चांसेस, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ऊष्मा का प्रसार, वो भी खत्म करते हैं। अच्छा, ये ऊष्मा का जो प्रसार है ना, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, समझना। अच्छा, ट्रेन की पटरियों किसने किसने देखी? जो ट्रेन की पटरियां होती हैं किसने किसने देखी? जिसने भी उसने देखा होगा तो अक्सर ये चीज नोटिस किया होगा कि जहां पे ट्रेन की पटरियां जुड़ती हैं, दो पटरियां, इनको आपस में, जहां पे मतलब एक ट्रेन की पटरी खत्म होती है, यहाँ से दूसरी ट्रेन की पटरी जोड़ दी जाती है ना, तो जहां पे जुड़ती हैं उनके बीच में हमेशा गैप होता है। नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखना कि उनके बीच में एक गैप होता है। गैप क्यों छोड़ा जाता है? ये ऊष्मा प्रसार के लिए छोड़ा जाता है। अब ऊष्मा प्रसार होता क्या है, तो देखो, जो प्रत्येक मेटल होता है, प्रत्येक धातु होती है, उसमें ऊष्मा का प्रसार होता है। अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो उसका आकार बढ़ जाता है, इसीलिए ट्रेन की पटरियों में गैप छोड़ा जाता है और वो गर्मियों में भर भी जाता है और सर्दियों में फिर वैसा हो जाता है। मतलब सीधा सा उद्देश्य ये है मेरा बताने का कि अगर इस दोनों के बीच में गैप है और गर्मी पड़ रही है, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, दोनों गर्म होंगे, जब गर्म होंगे इनमें प्रसार होगा, तो जब ये प्रसारित होंगे तो ये इनका आकार बड़ा होगा, तो जो हमारा गैप रहेगा वो धीरे धीरे भरने लगेगा, क्योंकि इधर से फैलेगा इधर से फैलेगा, दोनों आपस में भर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए गैप छोड़ा जाता है कि इसीलिए गैप छोड़ा जाता है कि दोनों आपस में भर जाए। अगर मान लो गैप नहीं छोड़ा जाए, ऐसे हो गया, जब इनका प्रसार होगा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी ना, तो इसीलिए छोड़ा जाता है कि भर जाए। और गर्मियों में रेलवे पटरी पे अक्सर और देखा होगा कि उसमें जो तार ऊपर होते हैं, तार जो बिछे होते हैं ऐसे, वो अक्सर ऐसे होते हैं। ये हमारा सर्दी में होता है। और गर्मी में ऐसे हो जाते हैं। ये मान लो यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे खंभा है, ठीक है, सर्दियों में थोड़ा टाइट हो जाते हैं और गर्मियों में लूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा प्रसार होता है। जो सर्दियों में तार हमारे खिंचाव के कारण टाइट हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वही तारों का आकार बड़ा हो जाता है, तो वो लंबे और बड़े हो जाते हैं। ठीक, और इससे एक और चीज देखा होगा अक्सर अक्सर ये देखा होगा कि जो घरों में अक्सर बर्तन फंस जाते हैं, जैसे है यहाँ पे, इसमें मैंने मान लो एक गिलास है, इसमें मैंने दूसरा गिलास डाल दिया,
ग्लास ऐसे होता है, कुछ लोग कहेंगे कि ग्लास भी बना नहीं पाते। भाई मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, देखो ग्लास है, दो ग्लास है, आपस में फंस गए तो इनको खींचने पर अगर ना निकले तो घरों में देखा होगा कि बोला जाता है, अगर नहीं बोला जाता तो सीख लो कि अगर कभी भी तुम्हारे दो बर्तन, कभी भी दो बर्तन फंस जाए, जब भी तुम्हारे दो बर्तन फंसते हैं तो सबसे पहले उनको, अगर नहीं निकल रहे हैं, उनको निकालना इंपॉर्टेंट है, लेकिन निकाल नहीं रहे हैं, इंपॉर्टेंट होगा ही क्योंकि वो हमारे यूज में आते हैं। तो अगर निकल नहीं रहे हैं तो उनको सबसे पहले एक काम कीजिए, तुरंत निकल जाएंगे। क्या करना है, गर्म कर दीजिए। थोड़ा सा जैसे ही उनको हीट देंगे, जब इनको हीट दिया जाएगा तो ये इधर फैलेगा, ये इधर फैलेगा, ये इधर फैलेगा, ये इधर फैलेगा। जब इनमें उष्मा का प्रसार होगा तो ये आपस में, ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, और धीरे धीरे दोनों इधर उधर फैल जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा हल्का ठंडा हुआ, तुरंत गिलास निकल जाएगा। गिलास ही नहीं, हर बर्तन या फिर हर धातु, सब में उष्मा का प्रसार होता है। उष्मा के कारण प्रसार होता है। ये बात गलत बोला मैंने, उष्मा का प्रसार नहीं, उष्मा के कारण उस वस्तु में प्रसार होता है और वो अपना आकार बढ़ाने लगती है, उसमें बदलने लगती है। अगर लोहा को गर्म किया जाए तो उसका आकार बढ़ जाता है। तो ये चीज याद रखना, घर में काम आएगी। जब भी दो गिलास फंसे या फिर दो दो बर्तन कोई भी फंसे, दो थाली फंसे, कुछ भी फंसे, उसको थोड़ा सा गर्म कर देना। जैसे ही गर्म करोगे तुरंत निकल जाएगा, तुरंत दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक था। तो ये हमारा खत्म हुआ टॉपिक। इसमें से एनएमएमएस जो राष्ट्रीय आयोग योग्यता था, छात्रों की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर आएंगे ही आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको। और हाँ, अगर ऐसे और भी वीडियो चाहते हो एनएमएमएस की तैयारी करने के लिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि हाँ और वीडियो तैयारी कराओ, ताकि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपका साइंस निकलवा दूंगा। साइंस ही नहीं, मैं पूरा पेपर निकलवा दूंगा, सिर्फ आपको मेहनत और लगन से पढ़ना होगा। ठीक है, और जितना मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं 100 चीजें बताता हूँ तो उसमें से 99 चीजें मेरी बताई हुई आएंगी साइंस में, गारंटी है। जितना मैं बताऊंगा उतना ही 99% 99 चीजें आएंगी। ठीक है, तो बस इसके लिए आप सभी को सपोर्ट करना होगा और बताना होगा कि हाँ हमें आगे और वीडियो ऐसे ही चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।